हेलो स्टूडेंट्स, वेल्थ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम उत्पादन संभावना वक्र के विषय में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी। सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे हम। उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है? अर्थ देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है। उत्पादन संभावना यानी उत्पादन की पॉसिबिलिटी को सूचित करेगा ये वक्र। उत्पादन कितना अधिकतम किया जा सकता है दिए गए जो साधन सुविधाएं हैं या दिए गए संसाधन हैं उनकी सहायता से, और जब हम हमारी तकनीकी को स्थिर मान लें तो इसकी परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं। यह एक ऐसा वक्र है जो ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में जितने संसाधन दिए गए हैं उनका प्रयोग करते हुए हम दो वस्तुओं का कितना अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं अगर हमारी तकनीक स्थिर रहे तो। समझ आया आपको कि हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है दो वस्तुओं के ऐसे संयोग बताता है जो हम दिए गए संसाधनों तथा टेक्नोलॉजी की स्थिरता के आधार पर हम जिनका अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं, या जिन संसाधनों का प्रयोग करते हुए हम दो वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं। तो परिभाषा क्लियर है आपको। उत्पादन की संभावना को ये वक्र बताता है, इसलिए हम इसको उत्पादन संभावना सीमा वक्र भी कहते हैं। इस वक्र पर स्थित जो भी बिंदु होगा वो ये सूचित करेगा कि हम उन वस्तुओं के कॉम्बिनेशन में से कौन सा भी कॉम्बिनेशन या संयोग चुने, वहां उन दोनों वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन हो रहा होगा। अभी हम आपको एक तालिका और रेखा चित्र बनाएंगे, उससे हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो और अधिक आपको क्लियर हो जाएगा। दो वस्तुएं ले रखी हमने, जैसे संभावनाएं लिख रही हूं मैं। संभावना एक वस्तु ली है मैंने पूंजीगत वस्तु, और दूसरी वस्तु ली है मैंने उपभोक्ता वस्तु। पूंजीगत वस्तु है और दूसरी वस्तु है मेरी उपभोक्ता वस्तु। उपभोक्ता, इन दोनों का डिफरेंस हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत आधार का काम करती है, पूंजीगत वस्तुएं मशीनें, यंत्र, उपकरण आदि से संबंधित निर्माण कार्य पूंजीगत वस्तुओं में आते हैं। जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उसके अंदर अपन एक उपभोक्ता द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर संभावनाएं बता रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5। पहली संभावना पर यदि मान लो हम पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा लिखते हैं 0, दूसरी पर 1, 2, 3, 4। फिर उपभोक्ता वस्तुएं मिल रही थी 14, 12, 9, 5, 0। अभी हमने इसकी परिभाषा की तो हमने कहा कि ये दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है जो दिए गए संसाधनों की सहायता में अधिकतम मात्रा में उत्पादित किए जा सकते हैं। इस वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन की संभावना को सूचित करता है। इसीलिए जब हम रेखा चित्र के आधार पर इसका निर्माण करते हैं तो इस कर्व को हम उत्पादन संभावना सीमा वक्र भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने दो वस्तुएं ले रखी है, एक एक्स वस्तु जिसको हम पूंजीगत वस्तुएं कह सकते हैं, और दूसरी वस्तु है हमारी वाई वस्तु जिसको हम उपभोक्ता वस्तुओं का नाम भी दे सकते हैं। 5 संयोग बना रखे हमने जो ये बता रहे हैं कि यदि हम पूंजीगत वस्तुएं नहीं उत्पादित करें, 0 उत्पादन हो रहा है पहली संभावना पर, यानी हम पूंजीगत वस्तुएं उत्पादित ना करें और केवल उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करें तो उसकी 14 इकाइयां हमें प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही देखिए दूसरी संभावना पर यदि हम पूंजीगत वस्तु की 1 इकाई उत्पादित करते हैं तो उपभोक्ता वस्तुओं की 12 इकाइयां ही हमें प्राप्त होगी। इसकी 1 इकाई उत्पादित करने के लिए हमें इसकी 2 इकाइयां छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि कुछ संसाधन जो पहले सारे संसाधन इधर निर्माण कार्य में लगे हुए थे अब उनको इधर आना पड़ेगा। अगर वो पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करने में आए हैं तो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे संसाधन तो सीमित है। या तो हम उनसे पूंजीगत वस्तुएं बना लें या उपभोक्ता वस्तुएं बना लें, या फिर दोनों बना रहे तो इन कॉम्बिनेशन में से कोई कॉम्बिनेशन या संयोग हम चुन सकते हैं। ऐसे ही देखिए तीसरी संभावना पर यदि हम पूंजीगत वस्तुओं का जो उत्पादन है 1 से बढ़ाकर 2 इकाई कर देते हैं तो हमारी जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो घटकर 9 इकाइयां ही रह जाती है। चौथी संभावना पर देखिए अगर हम पूंजीगत वस्तुएं 3 उत्पादित कर रहे हैं तो उपभोक्ता वस्तुएं केवल 5 ही उत्पादित हो पाती है। ऐसे ही 5वीं इकाई पर पूंजीगत वस्तुएं 4 उत्पादित की गई है,
तो उपभोक्ता वस्तुओं की मात्राएं यहाँ पर 0 हो जाती है। अगर हम केवल उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं तो हम कॉम्बिनेशन 1 को चुन लें, क्योंकि यहाँ पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण 0 है और हमें उसकी अधिकतम 14 इकाइयां प्राप्त हो रही है। यदि हम केवल पूंजीगत वस्तुएं उत्पादित करना चाहते हैं तो हम कॉम्बिनेशन 5 को चुन लें, जहां हमें उसकी 4 इकाइयां मिल रही है और उपभोक्ता वस्तुओं की यहाँ पर 0 इकाई है, यानी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, आप कहेंगे 4 तो कम होता है, 14 ज्यादा होता है, तो 14 लेंगे, 4 क्यों लेंगे? लेकिन इनका जो मूल्य बनेगा वो इन 14 इकाइयों के बराबर होगा। तो यहाँ हमारी जो 4 इकाइयों की वैल्यू है वो 14 इकाइयों के बराबर ही होगी। इसीलिए हमें 4 और 14 में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत पूंजीगत वस्तुओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। तो एक उपभोक्ता चाहे तो पहली संभावना को चुनकर केवल उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित कर सकता है। एक उत्पादक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है केवल मात्र, तो वो संयोग नंबर 4 को चुन सकता है। यदि वो दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है तो 2, 3, 4 में से किसी भी कॉम्बिनेशन को वो चुन सकता है। 1:12, 2:9, 3:5। ये जो संभावनाएं हैं, ये उत्पादन की अधिकतम संभावनाएं हैं जिनको हम दिए गए संसाधनों की सहायता से उत्पादित कर सकते हैं। या फिर हम यूं कहें कि अगर हमारी तकनीकी स्थिरता है और अर्थव्यवस्था के संसाधन जो हमें दिए गए, उनके आधार पर हम पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं की अधिकतम कितनी मात्राएं उत्पादित कर पाएंगे। इनकी जो संभावनाएं हैं, इनको यदि हम रेखा चित्र के आधार पर सूचित करते हैं, इनका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा उत्पादन संभावना वक्र या उत्पादन संभावना सीमा वक्र भी हम जिसको कह सकते हैं। अगर मैं इसका चित्रीय प्रस्तुतिकरण करूं तो देखिए, 2 अक्ष लिए मैंने, OX अक्ष, OY अक्ष। X अक्ष पर मैं बता रही हूँ पूंजीगत वस्तुओं को, पूंजीगत वस्तुएं जिसको हम X वस्तु भी कह सकते हैं, पूंजीगत वस्तुएं। और Y अक्ष पर ले रही हूं मैं उपभोक्ता वस्तुएं, जिसको हम Y वस्तु भी कह सकते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं। आप कोई भी पैमाना ले सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। देखिए, मैंने यहाँ पर जो पैमाना लिया, आपके पास स्केल से बनाना है चित्र आपको 1, 2, 3, 4, 5 और उधर मुझे अधिकतम बताना है 14 तक, तो 2-2 के गैप से ले सकती हूँ मैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब देखिए, पहली संभावना 0:14। अगर मैं इसकी 0 इकाइयां लेती हूँ पूंजीगत वस्तु की, यानी पूंजीगत वस्तुओं पे यहाँ पर हूं मैं, तब मैं उपभोक्ता वस्तु की 14 इकाइयां प्राप्त कर पाऊंगी। तो पहला 0 और 14 का अनुपात जहां बनता है वहां हम एक डॉट लगा के इस तरह गोला लगा लेंगे। सेकंड जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है 1:12, मतलब X वस्तु की 1 इकाई और Y वस्तु की ले रही हूं मैं 12 इकाइयां। 1 पे किसका निशान लगाना है? 12 का, ऐसे। फिर 2 पे लगाना मुझे 9 का, 8 और 10 के बीच में आ जाएगा 9, 2 पे आएगा हमारा 9, 3 पे आएगा हमारा 5, 4 और 6 के बीच में आ जाएगा 5 और 4 पे आएगा हमारा 0। ये अब ये जो डॉट्स हमें मिले, आप इनको मुक्त हस्त से ऐसे मिला लेंगे। ग्राफ बनाए होंगे आपने 10th क्लास के अंदर भी और आपको तरीका भी पता होगा ग्राफ कैसे बनते हैं। ये देखिए, ये जो डॉट्स मैंने आपस में मिलाए, इनसे मुझे एक वक्र मिला है जिसको नाम दिया मैंने AB। इस वक्र को कहूंगी मैं PPC या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या हम इसको कह सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र। मेरे हिसाब से आपको ये बनाना और ये तालिका समझ में आ गई होगी। उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ इसी के साथ आपका क्लियर भी हो जाता है कि ये दी गई तकनीक और दिए गए संसाधनों के आधार पर हम 2 वस्तुओं का कितना अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं उसकी संभावनाओं को बताता है। और इस पर स्थित कोई भी कॉम्बिनेशन ले, चाहे हम यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, इस वक्र पर स्थित कोई भी संयोग हम चुनते हैं तो वहां हम 2 वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही हम यहाँ इसकी विशेषताओं को भी ले लेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या क्या होती है। ये तालिका और ये रेखा चित्र हमने जो बनाया है उसी के आधार पर इसकी विशेषताओं को अपन इंगित करेंगे कि इसका ढलान जो है ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर है। ऋणात्मक ढलान है इसका, क्योंकि एक चर राशि जब बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। जब 2 चर राशियां विपरीत दिशा में जाती है, देखो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है और
पूंजीगत का बढ़ा रहे हैं तो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन घट रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रही है। तो इसका ढलान ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर होता है। फिर नेक्स्ट जो इसकी विशेषता अगर हम देखें तो ये मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु के उन्नतोदर, नतोदर और उन्नतोदर दो स्थितियां होती है। कॉनकेव जिसे हम कहते हैं नतोदर होता है, मूल बिंदु के नतोदर, नतोदर में ऐसा होता है और उन्नतोदर में ऐसा होता है। ये उन्नत है, ये नतोदर, नत यानी झुका हुआ, तो ये मूल बिंदु के नतोदर होता है और इसको इंग्लिश में नाम दे सकते हैं कि ये हमारे 0 पॉइंट के कॉनकेव हम इसको कह सकते हैं। और इसका कारण होता है सीमांत प्रतिस्थापन दर का गिरना, या हम यूं कह सकते हैं अवसर लागत का बढ़ जाना। अब सीमांत प्रतिस्थापन दर को हम कैसे समझ लें, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए हम दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयां छोड़ते हैं उसको कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। यहाँ हमने एक इकाई प्राप्त करने के लिए पहले 2 इकाइयां छोड़ी थी, देखिए आप हमारी तालिका के अंदर, फिर एक इकाई प्राप्त कर 1 से 2 पर आए, यानी चेंजेस तो कितने का है, 1 का है। लेकिन अब हमें कितनी इकाइयां छोड़नी पड़ रही है, 12 से हम 9 पर ही आ गए, 3 इकाइयां छोड़ दी हमने। फिर 2 से 3 पर आ गए, 1 इकाई बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया है, 4 का। एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी इकाई की जो अधिक मात्रा में इकाइयां छोड़नी पड़ती है उसको हम कहते हैं घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। और यदि सीमांत प्रतिस्थापन दर घट रही है यानी हमारी अवसर लागत बढ़ रही है, क्योंकि पहले 2 इकाइयां छोड़नी पड़ रही थी, अब 3 छोड़नी पड़ रही है, नेक्स्ट पे 4 छोड़नी पड़ रही है, यानी हमारी अवसर लागत लगातार बढ़ती जा रही है। अवसर लागत क्या होती है, इसी चैप्टर में हमारा आगे का एक टॉपिक है, वहां हम उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ हम केवल यही बताएंगे कि मूल बिंदु के नतोदर होता है और नतोदर होने का कारण है सीमांत प्रतिस्थापन दर की रेट का गिरना। उसके बाद में एक अर्थव्यवस्था के लिए हम कह सकते हैं कि उसके पास जितने संसाधन उपलब्ध है उसके आधार पर उसके अनेक उत्पादन संभावना वक्र हो सकते हैं। जैसे संसाधन बढ़ जाते हैं तो ये उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ आगे, यानी राइट साइड में, और यदि संसाधन घट जाते हैं तो ये नीचे की ओर स्थापित हो जाएगा। उसके बाद देखो इसकी विशेषता, इस वक्र के नीचे स्थित कोई भी पॉइंट लूं मैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर P, या जैसे मैंने ले लिया यहाँ R पॉइंट, तो ये पॉइंट उत्पादन के मुझे प्राप्त हो जाएंगे। ये पॉइंट यहाँ पर यदि कोई उत्पादन करता अपना उत्पादन रोक देता है तो ये पॉइंट मुझे प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, संसाधनों की अभी बर्बादी हो रही है, अभी भी हमारे पास और संसाधन है कि हम इनके ऊपर वाले पॉइंट पर जा सकते हैं। मतलब हमको इस वक्र पर आने के लिए अभी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं। यदि हम इस वक्र के ऊपर स्थित कोई पॉइंट को लें, यहाँ लें, भाई हम तो ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन ये पॉइंट हमें नहीं मिलेंगे, ये हमारे लिए नॉट अचीवेबल होंगे, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे पास संसाधन है ही नहीं। जितने संसाधन थे उनके आधार पर तो हमने ए बी पर अपना कॉम्बिनेशन चुन लिया। अगर आप नीचे ही रह जाते हैं यानी आप संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर ही नहीं रहे, यदि संसाधनों का पूर्ण उपयोग करें तो आप इस वक्र पर आ जाएंगे और इस वक्र के ऊपर स्थित जितने पॉइंट्स है वो आपके लिए अप्राप्य होंगे। अप्राप्य क्यों होंगे, क्योंकि इनके लिए जितने संसाधन चाहिए वो आपकी अर्थव्यवस्था में है ही नहीं। लेकिन यदि संसाधन बढ़ जाते हैं तो आप ऊपर जा सकते हैं और संसाधन घट जाते हैं तो आप नीचे ही रह जाते हैं। इसी प्रकार देखिए, अगर आप अपना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर लेते हैं तब भी हम इस वक्र को ऊपर उठा सकते हैं। यदि तकनीकी विकास हो जाए किसी अर्थव्यवस्था में, मशीनें, उपकरण, यंत्रों का अधिक प्रयोग होने लगा तो हम इस उत्पादन संभावना वक्र से ऊपर जा सकते हैं। तो तकनीकी परिवर्तन के द्वारा और संसाधनों के परिवर्तन के द्वारा हम अपने उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन ला सकते हैं। अन्यथा इस वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु ये बताएगा कि यहाँ 2 वस्तुओं का हम दिए हुए रिसोर्सेज और दी हुई टेक्नोलॉजी के आधार पर अधिकतम उत्पादन कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा अब तो आपको इसका मीनिंग क्या है। तालिका से भी बता दिया आपको, रेखा चित्र भी आपके सामने सूचित है। देखिए वापस से, उत्पादन संभावना, चूंकि उत्पादन की संभावनाओं को बताता है कि किसी 2 वस्तुओं का हम अधिकतम कितना उत्पादन कर सकते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि उत्पादन संभावना वक्र दिए गए संसाधनों के आधार पर, ये भी जोड़ना है इसमें,
दिए गए संसाधनों व तकनीकी स्थिरता को आधार मानकर दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन की संभावनाओं को सूचित करने वाला एक वक्र है, या ये वो वक्र है जो बताता है कि अर्थव्यवस्था में जितने संसाधन दिए गए हैं, अगर हम उन संसाधनों का उचित प्रयोग करें और तकनीकी स्थिरता को बनाए रखें तो दो वस्तुओं का कितना अधिकतम उत्पादन हम कर सकते हैं, उसकी संभावनाओं को बताने वाला जो वक्र होता है उसको हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। और इसको हमने तालिका और रेखा चित्र के आधार पर देखा, जिसमें हमने पढ़ा कि यदि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी का हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित थे और दोनों वस्तुओं के उत्पादन में संसाधन यदि प्रयोग में आ रहे तो हमें उनके अलग अलग संयोग मिलेंगे। इनकी विशेषताएं भी हमारे सामने क्लियर हो गई कि इसका ढलान ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर होता है, यह मूल बिंदु के नतोदर होता है, इसके नीचे स्थित प्रत्येक पॉइंट प्राप्य है, लेकिन इस वक्र के ऊपर स्थित प्रत्येक पॉइंट हमारे लिए अप्राप्य है। फिर टेक्नोलॉजी परिवर्तन और संसाधन परिवर्तन के आधार पर हम अपने उत्पादन संभावना वक्र में चेंजेस ला सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। थैंक यू।